Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another housing finance company that is Aptus Value Housing. ठीक है. So हम लोग ने already we have looked on to आधार हाउसिंग का देख लिया रिजल्ट. फिर कौन सा था, होम फर्स्ट हो गया. फिर वी ऑल्सो लुकड एट PNB हाउसिंग फाइनेंस एंड ऑल्सो और एक कंपनी था. बट तीन चार बजाज हाउसिंग. ठीक है, तीन चार कंपनी का हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया. अभी ये जो एप्टस वैल्यू हाउसिंग है दैट इज ऑल्सो इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट. ठीक है, तो मतलब एक हो गया आपका प्राइम सेगमेंट, प्राइम हाउसिंग, एंड एक हो गया अफोर्डेबल. प्राइम इज बेसिकली टियर 1 सिटीज़ में लेंडिंग करता है टू थोड़े अमीर कस्टमर्स को लेंडिंग करता है. एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट लोन अमाउंट कितना होगा, 50 लाख 1 करोड़ के आसपास होगा, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. एंड ये अफोर्डेबल हाउसिंग जो है दैट इज स्पेसिफिकली टियर 3, 4, 5 सिटीज़ में लेंडिंग होता है, जहाँ पे घर का वैल्यू, एवरेज टिकट साइज जो लोन का होएगा दैट वुड बी 12-15 लाख के आसपास, 10 to 15 लाख के रेंज में होएगा इन स्पेसिफिकली टियर 3, 4, 5 सिटीज़. तो कंपनीज लाइक एप्टस, होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर, आधार हाउसिंग, आवास फाइनेंशियल, ये जो 4-5 जो कंपनी है दे आर इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग. एंड कंपनीज लाइक PNB हाउसिंग हो गया, बजाज हाउसिंग हो गया, ये जो 2-3 कंपनी है वो भी है, मतलब इनका इनका मेजरली प्राइम हाउसिंग में, बट PNB इज नाउ शिफ्टिंग इनटू अफोर्डेबल में ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे यील्ड ज़्यादा मिलता है. ठीक है, सो एप्टस का अभी देख लो 6 स्टेट में प्रेजेंट है. सदर्न इंडिया कंपनी है, सदर्न इंडिया बेस फोकस है. वहाँ पे मतलब तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, तेलंगाना, वहाँ पे उनका मेजॉरिटी प्रेजेंस है. आंध्र प्रदेश 42% AUM वहाँ से आता है. तमिलनाडु कॉन्ट्रीब्यूट 33%, तेलंगाना 16% के आसपास है. फिर कर्नाटका इज अराउंड 8%. दूसरे है उड़ीसा, महाराष्ट्र, जहाँ पे उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया उनके ऑपरेशन, दैट इज अराउंड 1% के आसपास. अभी इनका AUM साइज देख लेते हैं. ठीक है, दैट इज अराउंड 11,000 करोड़ के आसपास का AUM का साइज है. AUM ग्रोथ कितना है, 24%. तो अच्छा नंबर है, बट पहले कितना ग्रो कर रहे थे, दे यूज टू ग्रो अराउंड 27-30%. गाइडेंस भी उनका उतना ही रहता था 30% के आसपास. बट अभी 28-30% के आसपास का गाइडेंस रहता है. बट दिस क्वार्टर थोड़ा ग्रोथ स्लो हुआ है. ठीक है, एंड डिसबर्समेंट्स में ग्रोथ आया 15% के आसपास. आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था दैट ग्रो 31%, एंड पैट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है 28%. तो मतलब ग्रो नंबर्स आर गुड, डिसेंट नंबर्स है. बट वो ये मतलब पहले दे यूज टू ग्रो एट अराउंड 30%, 28-30% का गाइडेंस देता था, 28-30% के आसपास का ग्रोथ आता था. बट अभी 24% के आसपास का ग्रोथ आ गया. एंड उनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी देखो ना, उनका पहले गाइडेंस था कि FY 28 तक दे वांट टू रीच अराउंड 25,000 करोड़ ऑफ लोन बुक. तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब 26, 27, 28, ये 3 साल में दैट ग्रोथ इज अराउंड 30% CAGR. ठीक है, तो 30% का गाइडेंस रहता था ओवर लॉन्ग टर्म एज वेल, मीडियम टर्म. बट अभी दिस क्वार्टर दे हैव टोल्ड कि दिस नंबर जो है 25,000 करोड़ वो FY 29 तक हो सकता है. मतलब FY 28 to FY 25, मतलब 3-4 साल के बीच में हो जाएगा, मतलब नॉट एट 3 ईयर्स बट बिटवीन 3 to 4 ईयर्स. तो वो अगर अभी कैलकुलेट करूँ द ग्रोथ रेट, इट कम्स टू 22% CAGR. तो ये तो ग्रोथ रेट इज सिमिलर टू आधार हाउसिंग जो 20-22% का गाइडेंस देता है, एंड आवास का भी 20% का गाइडेंस है. तो इट इज़ नाउ स्लोइंग डाउन, मतलब ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. सिमिलरली आप देखो होम फर्स्ट में भी नॉट एट अ स्केल एट विच एप्टस में जितना स्लो डाउन आ रहा है, बट वहाँ पे भी आप देखो उनका भी गाइडेंस होता है 30% प्लस. वो उन्होंने थोड़ा कम करके 28-30% किया फॉर FY 26. एंड थोड़े लॉन्ग टर्म में उनको 20,000 करोड़ पहुंचना है बाय FY 27. तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 26% CAGR. तो इट इज़ बेटर देन एप्टस डेफिनेटली. बट जो सबसे टॉप पे बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ क्योंकि यहाँ पे एसेट क्वालिटी तो सबका सेम ही है. ठीक है, मतलब सिक्योर्ड बुक है तो उतना कोई प्रॉब्लम आया नहीं है. एसेट जो माइक्रो फाइनेंस पे, MSME में भी अभी जो करंटली प्रॉब्लम चल रहा है उतना कोई मेजर प्रॉब्लम आया नहीं है. तो इंडिया शेल्टर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है, एंड वो गाइडेंस भी उनका मीट हो रहा है. अभी उनका रिजल्ट तो आया नहीं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट दे आर डिक्लेयरिंग रिजल्ट टुडे ओनली. तो हमें वो देखना पड़ेगा कैसा आता है. एंड उनका कॉन कॉल भी जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे है, तो उसका भी हमें सुनना पड़ेगा कि वहाँ पे गाइडेंस चेंज हुआ है कि नहीं. तो हमें मालूम पड़ेगा पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. एंड अभी उनका AUM का मिक्स देख लेते हैं. ठीक है, होम लोन कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 61% ऑफ द AUM.
फिर आता है आपका क्वाजी होम लोन, मतलब ये सिमिलर लो लैब हो गया, ठीक है, लैब जैसा समझ लो, वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आपको कोई बिजनेस के लिए लोन चाहिए, दैट इज सिमिलर टू लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो दैट इज अराउंड 14%। फिर एक हो गया आपका इंश्योरेंस लोन, मतलब ये जो एंडाउमेंट पॉलिसीज एंड सब बेचते हैं, दैट इज अराउंड 3%। टॉप अप लोन 3%, एंड इनका एक एनबीएफसी वाला सेगमेंट भी है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस लोन वाला सेगमेंट, दैट इज अराउंड 19%। तो जो रेट पे वो लेंड करता है दैट इज कॉल्ड यील्ड, ठीक है, मतलब दैट जो रेट पे एप्टस लेंड्स टू इट्स कस्टमर्स, तो दैट इज अराउंड 17.4%। लास्ट क्वार्टर भी सेम ही था। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 8.6 हो गया, लास्ट क्वार्टर 8.7 था। एंड स्प्रेड मतलब यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो आता है दैट इज स्प्रेड, तो दैट वाज अराउंड 8.7, लास्ट क्वार्टर भी 8.7। तो मार्जिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड अभी जो रेट कट्स आ रहे हैं दे आर टेलिंग दैट इट विल बेनिफिट इन अपकमिंग दिस ईयर में, दे वुड गेट अ बेनिफिट ऑफ अराउंड 35 to 40 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.3-0.4% से उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगा, क्योंकि इनका है ना जो लेंडिंग जो जहाँ पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, वहाँ पे उनका 81% जो बुक है दैट इज़ फिक्स रेट पे, मतलब दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट एट विच आरबीआई रेट रेपो रेट कट कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर उसने 12% पे लेंड किया है एंड अगर आरबीआई का रेपो रेट मतलब जहाँ से वो पैसा उठा रहा है दैट इज़ अराउंड 6%, तो मार्जिन कितना बना 6%, करेक्ट, 12 - 6। बट अभी वो रेपो रेट अगर 6 से उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर 6 से 4 हो गया, ठीक है, तो मार्जिन 8% हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे वो चेंजेस नहीं होता मेजोरिटी, क्योंकि वो फिक्स बुक है। तो 81% उनका लेंडिंग जो है दैट इज ऑन फिक्स बुक, 19% फ्लोटिंग है। एंड बोरोइंग में उनका 36% इज फ्लोटिंग एंड 27% इज फिक्स, ठीक है, रेस्ट इज इक्विटी, ठीक है। तो बाय द वे इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दीज टर्म्स, सो आई हैव मेड अ कोर्स, बेसिकली द लेंडिंग प्ले बुक का नाम है। 6-7 घंटे का कोर्स है, आपको मतलब पूरा लेंडिंग स्पेस समझ आ जाएगा। एंड वहाँ पे आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम बिगिनर लेवल से, मतलब बैंक कैसे पैसा कमाते हैं, टू द एडवांस लेवल, लाइक लुकिंग व्हाट मेट्रिक्स यू हैव टू लुक, वैल्यूएशन कैसे देखना है, पीयर टू पीयर एनालिसिस कैसे करना है पूरे सेगमेंट में, माइक्रो फाइनेंस हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गए, आपके डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ले लो, बड़े बैंक्स ले लो, इस सब का मैंने इन डेप्थ P2P एनालिसिस भी किया है। एंड ये जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस है, स्पेशली अभी जो मतलब टर्न अराउंड हो रहा है, what are the better opportunities playing out in this current market, वो भी I have also covered that as well। and आपको पीपीटी एंड सब भी मिलेगा, ट्रैकिंग लिस्ट भी मिलेगा, कौन से कंपनीज को देखना है नहीं, तो यू कैन रजिस्टर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इनका अभी एसेट क्वालिटी देख लो, GNPA इज अराउंड 1.49, लास्ट क्वार्टर 1.2 था, तो थोड़ा एलिवेट हुआ है। NNPA 1.1 था, लास्ट क्वार्टर 0.9 था, तो वहाँ पे भी थोड़ा डिटीरियोरेशन है, नॉट एट अ स्केल एट विद माइक्रो फाइनेंस में हो रहा है, बट हाँ थोड़ा तो डिटीरियोरेट हुआ है, तो मतलब नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट ऐसा ही नहीं कि मतलब ट्रैक करना है हमें, एवरी क्वार्टर देखना है, तो अगर ये नंबर अगर और थोड़ा ख़राब होता है तो थोड़ा कंसर्न है। 30+ DPD इज बेसिकली डेज पास्ट ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज हो गया उनके EMI के डेट से, बट अभी तक उन्होंने पे नहीं किया EMI, तो दैट इज अराउंड 6.45, लास्ट क्वार्टर 5.91 था, तो वहाँ पे भी थोड़ा डिटीरियोरेशन हुआ, मतलब जितना ज़्यादा हो दैट इज़ बैड फॉर अ कंपनी, वैसे ही दिखना है। एंड उनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखो तो दैट वाज अराउंड 99%, उसका मतलब अगर कलेक्शन एफिशिएंसी बेसिकली टेल्स कि इफ़ यू हैव कैलकुलेटेड कि दिस मंथ यू विल कलेक्ट अराउंड 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ EMIs, 100 रुपया आपको आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ EMIs, बट आपको आया कितना 99 रुपीज़, तो कोई एक रुपया आपको नहीं मिला, तो 99% इज़ द कलेक्शन एफिशिएंसी, बस इतना ही समझना है। एंड इनके अराउंड 301 ब्रांचेज है, दिस क्वार्टर दे ओनली एडेड 1 ब्रांच, एंड अभी जो Q2 है उसमें दे आर टेलिंग टू ऐड अराउंड 15 ब्रांच के आसपास ऐड करेंगे, तो टोटल FY25 में दे आर एक्सपेक्टिंग टू ऐड अराउंड 25-30 ब्रांचेस के आसपास, एंड दिस क्वार्टर दे हैव ओपनड अराउंड 1 ब्रांच, एंड Q2 में 15 ब्रांच का बात कर रहा है टू ओपन। अभी उनका रिटर्न रेशो देख लेते, ठीक है, इनका देखो ना एप्टस का, इट इज़ द बेस्ट ROE का नंबर है पूरे इंडस्ट्री में, अक्रॉस ऑल द कंपनीज। आप देखो होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर, आधार हाउसिंग, आवास हो गया, बजाज हाउसिंग हो गया, सबके टर्म्स में इनका सबसे अच्छा ROE का नंबर है, दैट इज़ अराउंड 20.1%, ठीक है। ROA इतना ज़्यादा ROA अराउंड 7.9 का ROA है, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। लेवरेज 2.5 टाइम्स के आसपास है, लास्ट क्वार्टर भी 2.48 के आसपास था। तो उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में भी, लास्ट 2-3 क्वार्टर में भी बोला है, अभी भी बोला है कि उनका लेवरेज जो है दैट विल शूट अप, मतलब जो अभी 2.5 है दैट वुड गो टू अराउंड 4 टाइम्स, एंड जो ROA है दैट वुड सेटल अराउंड 6.5 के आसपास सेटल होएगा। तो ROE क्या होता है, बेसिकली ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज, ठीक है, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 4,
24-25% के आसपास होना चाहिए इन कमिंग फ्यू क्वार्टर। उन्होंने बोला भी है इट वुड बिकम 22% प्लस इन गोइंग फ्यू अपकमिंग 2-3 क्वार्टर में, 3-4 क्वार्टर में दे आर टारगेटिंग 22% प्लस का ROE। तो ये तो मतलब बहुत अच्छा है कि ROE का नंबर ऊपर जा रहा है। एंड उनका अगर देखो निम्स भी अराउंड 13.4 है वर्सेज 12.8, और तो वो भी थोड़ा एक्सपांड हुआ है, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड क्रेडिट कॉस्ट इज अराउंड 0.4। क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, आपका जो प्रोविजंस करते हो आप, ठीक है, मतलब थोड़ा पैसा जो हमको साइड पे रखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस डिवाइडेड बाय आपका टोटल एसेट्स, तो वो था अराउंड 0.4। उनका गाइडेंस भी यही है कि टू बी बिटवीन 35 कितना था गाइडेंस, 0.4 to 0.5% के आसपास, 0.45 to 0.5, मतलब 45 बेसिस पॉइंट टू 50 बेसिस पॉइंट का गाइडेंस दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट का उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो माइक्रो फाइनेंस जो NBFCs है वहाँ पे आप यू वुड सी कि द क्रेडिट कॉस्ट वुड बी अराउंड 4-5-6% के आसपास भी जा सकते हैं, 7% भी जा सकते हैं। तो ये पूरा वो अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट है। यहाँ पे मतलब यू हैव सिक्योर्ड, यू हैव अ कोलैटरल, यू हैव एज अ होम, एज गोल्ड, जो मतलब सिक्योर्ड वाले का बात करो जो भी लैंडिंग करता है, वहाँ पे उतना क्रेडिट कॉस्ट का उतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो अभी इनका गाइडेंस पे आ जाए तो एज आई टोल्ड दे हैव रिड्यूस देयर गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो दैट इज़ अ मेन कंसर्न विद देम, क्योंकि जो 28-30% का पहले गाइडेंस देता था वो अभी हो गया है 22%। बट FY26 में दे आर टारगेटिंग डिसबर्समेंट ग्रोथ ऑफ 22% एंड AUM ग्रोथ ऑफ 28-29%। बट ये कंपनी जो बोलता है वो उतना दे कैन नॉट डिलीवर इट कंसिस्टेंटली, ठीक है, मतलब एक क्वार्टर करेगा, एक क्वार्टर नहीं करेगा। तो ये टाइम आपने देखा 24% किया, लास्ट क्वार्टर दे डिड अराउंड 25% Q4 में, Q3 के आसपास ऑफ FY25 दे डिड 27%। तो 28-30% बोल के दे आर मतलब बीट तो नहीं कर पाया गाइडेंस, एंड वो मीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, बीट भी नहीं हो रहा है, मीट भी नहीं हो रहा है, थोड़ा अंडर डिलीवरी कर रहे हैं। बट हमें देखना पड़ेगा एवरी क्वार्टर। बट दे आर गुड कंपनी, ROE का नंबर इज गोइंग अप, बट देर आर मच बेटर अपॉर्चुनिटीज लाइक इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट। बट वही है, अभी एवरी क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा। अगर इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट ने आगे जाके गाइडेंस कम कर डाला लाइक एप्टस, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए एक्टिव ट्रैकिंग करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड उन्होंने बोला है ROE जो 22% प्लस हो जाएगा। एंड और अगर देखूँ पूरा, अगर एक बार ओवरव्यू दे दूँ, ये जो 4-5 जो कंपनीज के जो अभी तक रिजल्ट आया, एप्टस हो गया, होम फर्स्ट, आधार हाउसिंग एंड बजाज हाउसिंग। बजाज हाउसिंग तो चलो प्राइम हाउसिंग में, बट ठीक है, इन कवरिंग इन हाउसिंग फाइनेंस पे एंड PNB हाउसिंग, ठीक है, 5 कंपनीज में से अभी तक तो होम फर्स्ट का मतलब सबसे अच्छा नंबर है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, फॉलोड बाय एप्टस। एंड बजाज हाउसिंग को क्यों मैं पीछे डालूंगा, क्योंकि उन्होंने गाइडेंस रिवाइज डाउनवर्ड्स की है, ठीक है। प्राइम हाउसिंग में उनको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट डिमांड में भी थोड़ा स्लो डाउन लग रहा था, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया। बट ओवरऑल होम फर्स्ट फॉलोड बाय एप्टस, देन आधार हाउसिंग, देन बजाज हाउसिंग एंड PNB हाउसिंग का भी, मतलब अगर देखो इनका PNB हाउसिंग का ग्रोथ उतना आता नहीं है, बट उनका प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट वो बढ़ा रहा है। बट हाँ, वहाँ पे भी अभी जो MD या CEO उनके जो रिज़ाइन किए थे, तो उसके वजह से भी थोड़ा क्या बोल सकते हैं, देयर इज़ अ लोअर डिमांड ऑफ द स्टॉक, क्योंकि मतलब कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा कर रहा है। बट उन्होंने जो अर्निंग कॉल किया था, अर्निंग कॉल ने मतलब एक जनरल कॉल किया था इन द ऑन आई थिंक मंडे को ही किया था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि एक जन पे ही पूरा कंपनी डिपेंडेंट है। बट हाँ, हमें ट्रैक करना पड़ेगा एवरी क्वार्टर। द स्टॉक इज डाउन 20-25% इन मतलब 2-3 दिन में 20-25% तो गिर गया है, ठीक है। तो इसलिए उनका वैल्यूएशन भी आप देखो, इट इज़ अराउंड 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे अभी तो आ गया। बट वहाँ पे भी एक प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी, क्योंकि री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी फिर से इट इज़ क्लाइंबिंग अप, ठीक है, मतलब रिज़ाइन किया है, बट थोड़ा टाइम तक प्रॉब्लम तो रहेगा। हमें एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा, अगर इंप्रूव हो रहा है तो दैट वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गाइडेंस तो इंटैक्ट है। उनको पूछा भी था वन ऑफ द एनालिस्ट इन द कॉल कि आपका गाइडेंस कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं, जो गाइडेंस है हमारा निम्स जो इम्प्रूव होने वाले है, हमारा अफोर्डेबल वाला स्केल अप होने वाला बुक 15,000 करोड़ के आसपास का अफोर्डेबल बुक हो जाएगा इन कमिंग 2-3 ईयर्स। तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ऐसा सच कुछ बड़ा प्रॉब्लम अभी तक आया नहीं है। तो ये हो गया एप्टस का बात। ठीक है, उतना ही रखते, थैंक यू।